बीए पार्ट द्वितीय के सभी विद्यार्थियों का राजनीति विज्ञान की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज की क्लास में हम 1919 के अधिनियम में अन्य बातों को पढ़ेंगे। 1919 का जो एक्ट था वो द्वैध शासन भारत में स्थापित करता है। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। द्वैध शासन, जिसे अंग्रेजी में डायरकी कहते हैं, वह अंग्रेजी शब्द ग्रीक शब्द डाई और आर्की से मिलकर के बना है। इसमें डाई का अर्थ है दोहरा और आर्की से अर्थ है शासन। इसका अर्थ हुआ द्वैध शासन, मतलब दोहरा शासन। इस अधिनियम में द्वैध शासन का अर्थ था प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया और इन क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। कुल मिलाकर के प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला था रक्षित और दूसरे थे हस्तांतरित। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय थे उनको केंद्र के अधीन पूर्व की भांति रखा गया और राज्यों में जो बांटा गया था उसमें रक्षित और हस्तांतरित में न्याय, पुलिस, जेल, भूमि, राजस्व कर, कृषि संबंधी ऋण, अकाल पीड़ित सहायता, व्यावसायिक कारखाने, श्रमिक विवाद, जंगल, सिंचाई, नहर, जल विद्युत शक्ति आदि जो विषय थे उन्हें रक्षित विषयों में रखा गया और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, कृषि सहकारी समिति, आबकारी, औद्योगिक विकास और चिकित्सा जैसे विषयों को हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया। रक्षित विषयों का प्रशासन पहले की ही तरह सम्राट और उसके द्वारा नियुक्त शासकीय सलाहकारी सदस्यों के अधीन और हस्तांतरित विषयों को लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन रखा गया। ये जो द्वैध शासन प्रणाली थी, इसके क्रियान्वयन के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे क्रियान्वित किया गया। 1 अप्रैल 1921 से 8 प्रांतों में इसको सबसे पहले लागू किया गया। ये 8 प्रांत थे: बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। 1932 में इसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लागू किया गया और 16 वर्ष तक इसका प्रयोग लगातार चलता रहा। लेकिन निरंतर इसमें विवाद होते रहे और ये बात स्पष्ट हो गई कि द्वैध शासन योजना में कुछ ऐसे दोष हैं जिसके कारण इसे बहुत लंबे समय तक चलाया जाना संभव नहीं है। इसलिए 1935 के अधिनियम से इस प्रणाली का अंत कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली क्यों असफल हो गई? हालांकि लंबे समय तक चली, उसके बावजूद भी ये असफल हो गई। इसके कुछ कारण माने जाते हैं। जो प्रमुख कारण है उसमें सबसे पहला कारण है कि सिद्धांततः ही ये दोषपूर्ण था। इसमें एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो भिन्न और अलग अलग प्रकृति की जो शक्तियाँ थीं उसके अधीन कर दिया था, जिससे परस्पर गतिरोध उत्पन्न हो गया। राज्य और शासन एक तरह से एकता पर आधारित होता है, लेकिन अगर उनके बीच समन्वय न हो तो ऐसी स्थिति में शासन मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कि जो विषयों का विभाजन किया गया था वो विभाजन बहुत ज़्यादा अतार्किक था, अव्यवहारिक था। वो इस तरह से अव्यवहारिक था कि जैसे कृषि मंत्री किसी को बनाया गया या कृषि विभाग किसी को दिया गया, लेकिन उसे सिंचाई, कृषि ऋण, भू सुधार ऋण और अकाल सहायता जैसे विभागों का नियंत्रण नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में कृषि मंत्री कोई भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकता था। इसी तरह से हस्तांतरित विषयों के लिए जो उत्तरदायी मंत्री थे उनके पास भी किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया था। इस अधिनियम की तीसरी सबसे बड़ी कमी थी कि हस्तांतरित क्षेत्र के लिए अलग से किसी भी प्रकार की वित्त की व्यवस्था नहीं की गई थी और वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के हाथ में रहता था। ऐसी स्थिति में
वित्त सदस्य निश्चित रूप से ये चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी ज़रूरत का धन प्राप्त होने के पहले उसके रक्षित विभागों की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। इस तरह से आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की दशा बहुत ज़्यादा विचित्र हो जाती थी और वो कोई भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे। अगली जो कमी थी या असफलता थी वो है गवर्नर की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा निरंकुश थी, बहुत ज़्यादा स्वेच्छाचारी थी। 1919 के इस अधिनियम के द्वारा उसे मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्री जो प्रस्ताव भेजते हैं उन्हें अस्वीकार करने की और ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। इससे जो गवर्नर था वो पूरी तरह से शासन पर हावी हो गए और कुल मिलाकर के जो इस अधिनियम का उद्देश्य था वो असफल हो गया। अगली जो कमी है वो है मंत्रियों का सेवाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। किसी भी उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए ये आवश्यक था कि जो विभाग हैं उनके स्थायी पदाधिकारी पूरी तरह से संबंधित मंत्री के अधीन हो, लेकिन द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत ये स्थिति नहीं थी और मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों के जो स्थायी प्रमुख होते थे उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा के सदस्य होते थे। 1919 के अधिनियम के अधीन इन सेवाओं के अधिकारियों और प्राधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य माना गया और इसका अर्थ ये हुआ कि स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति गवर्नर के नियंत्रण में था, न कि उसके विभाग के मंत्री के अधीन जिसमें वो काम करता था। इससे मंत्रियों का जो सेवाओं के अधिकारी थे उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। अगली जो कमी है वो है विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। विधान परिषदों का जो संगठन किया गया था उसमें संगठित दलों की स्थापना नहीं की गई थी। जो भी विधान परिषदें बनी थी उनका ढांचा भी बहुत दोषपूर्ण था। उसमें लगभग 80% सरकारी या सरकार के द्वारा ही मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे। जो निर्वाचित थे वो भी किसी खास हित के प्रतिनिधि थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के विधान परिषदों का जो ढांचा था वो काफ़ी हद तक दोषपूर्ण माना जा सकता है और कोई ऐसी स्वस्थ दलीय परंपरा भी नहीं थी, पद्धति भी नहीं थी जिसके माध्यम से एक उत्तरदायी शासन का संचालन किया जा सकता। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कमी या सफलता इसकी रही वो ये थी कि जिस समय इसको लागू किया गया उस समय इसके लिए उचित समय नहीं था, क्योंकि उस समय जलियांवाला बाग कांड होके चुका था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, कठोर दमनात्मक कानून बनाए जा रहे थे और उन योजनाओं को लागू भी लगातार किया जा रहा था। इससे भारतीयों के मन में ब्रिटेन के प्रति अविश्वास और संदेह बढ़ता जा रहा था। इस कारण से भी भारतीय जनता इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाई और ना ही इसे अपनाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई आशा दिखाई। अगली चीज़ आती है तात्कालीन बुरी आर्थिक स्थिति और मेस्टन पंचाट। उस समय जब ये लागू किया गया 1920 के आसपास फसलें ठीक नहीं हुई, अकाल पड़ गया, भारतीय बाजार में मंदी आ गई और इन सब के साथ साथ मेस्टन पंचाट आया। इसके अनुसार चाहे प्रांत की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना जरूरी था। इससे स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। द्वैध शासन की सफलता क्योंकि वित्त पर निर्भर थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैध शासन को ठीक से लागू नहीं कर पाई। अगली बात आती है कि कांग्रेस और जो लीग थी, मुस्लिम लीग, उन दोनों का ही इसमें सहयोग नहीं मिला और इसलिए भी इसे लागू उस तरह से नहीं किया जा सका जैसे कि इसका उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भी इसमें परिवर्तित हो गया था, क्योंकि जिस समय ये लागू हुआ उस समय इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार बन गई और इस पद पर अनुदार दल के एक सदस्य के आ जाने से इन सुधारों की ओर जो ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण था वो पूरी तरह से बदल गया। डॉक्टर जकारिया का मानना था कि लंदन से निर्देश जारी कर दिए गए थे
कि अब से सुधारों पर इस प्रकार अमल होना चाहिए कि उनसे अधिक से अधिक नहीं बल्कि कम से कम स्वशासन ही भारत को मिले। इस तरह से द्वैध शासन अपने जो उसको बनाने का प्राथमिक उद्देश्य था उसे पूरा करने में असफल रहा और ये भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण नहीं दे सका। लेकिन इसके बावजूद भी इसका कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलता है जो आगे आने वाले 1935 के एक्ट में भी हमें दिखाई देगा। सबसे पहली बात थी कि 1909 के अधिनियम से ये आगे की स्थिति थी, इसने कुछ सुधार करने की कोशिश की। दूसरा था कि भारतीयों को बड़े पैमाने पर इसमें मताधिकार दिया गया जिससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। नियमित रूप से होने वाले चुनावों में भारतीयों में रुचि पैदा होने लगी। प्रत्यक्ष चुनाव कुछ हद तक शुरू हुए। इस अधिनियम ने महिलाओं को मताधिकार देने की बात भी कही, लेकिन उसे प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दिया गया और लगभग सभी प्रांतों ने व्यवहार में महिलाओं को भी मताधिकार इसमें दे दिया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार संसदीय वातावरण बना राजनीतिक सहभागिता बढ़ने से, और कुछ हद तक जो सार्वजनिक सेवाएं थीं ब्रिटिश नौकरशाही के अधीन उच्च जो अधिकारी थे वो भारतीय अब इसमें आने लगे थे। तो इस तरह से भारतीयों को शासकीय अनुभव इससे प्राप्त हुआ और कुछ हद तक प्रांतीय क्षेत्र में जो भारतीय मंत्री काम कर रहे थे उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में भी काम किया। तो कुल मिलाकर के जैसा स्पीयर लिखते हैं कि अपने समस्त दोषों के बावजूद ये सुधार अंतिम लक्ष्य जो था पूर्ण स्वराज्य का भारत का, उसकी ओर ले जाने वाले राजमार्ग का ये पहला पड़ाव था।